मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल पर महाराष्ट्र की गर्माती सियासत पर। दरअसल मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के एक नेता पर इनकम टैक्स पर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि मुंबई इनकम टैक्स ने आज तड़के सुबह ही शिवसेना के पार्षद यशवंत जाधव के घर पर छापा मारा। यशवंत बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। यशवंत जाधव के अलावा कुछ बीएमसी ठेकेदारों के घर पर भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि यशवंत जाधव पर 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ये छापेमारी इसी सिलसिले में की गई है। सूत्रों की माने तो फिलहाल इनकम टैक्स की टीम उनके घर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। यशवंत जाधव पिछले 5 साल से बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता लगातार उन पर बेनाम कंपनियों की मदद से वित्तीय हेरफेर का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में इनकी पत्नी यामिनी जाधव ने नवाब मलिक के समर्थन में हुए प्रदर्शन में भाग लिया था। बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं और उनसे गहन पूछताछ हो रही है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। विरोधी दलों के नेताओं पर हो रही कार्रवाई से गठबंधन के तमाम दलों में आक्रोश भी है। बीजेपी नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं उद्धव सरकार ने इस्तीफा लेने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को सही ठहरा रही है, तो महाविकास अघाड़ी के नेता इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। सवाल है कि क्या केंद्र सरकार की शह पर जांच एजेंसियां राजनीतिक मकसद से कार्रवाई कर रही हैं या फिर कार्रवाई सबूतों के आधार पर ही हो रही है। करेंगे आज इसी को लेकर विश्लेषण। तो लगातार इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक के बाद एक जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कार्रवाई को लेकर, और जो कार्रवाई हो रही है उस पर लगातार महाराष्ट्र सरकार अब सवाल उठा रही है और सीधे तौर पर कह रही है कि कैसे जो है महाराष्ट्र में इस वक्त केंद्र द्वारा स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। महाविकास अघाड़ी के नेता इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं कि बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब सवाल वो यही उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है और उसी के कहने पर, उसी के आदेश पर जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो उनके पीछे लग गई हैं और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ कहने मात्र से इस तरह की जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं या इसके पीछे घोटालों की बू आ रही है, भ्रष्टाचार की खबर इसके पीछे से मिल रही है। आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर जो सबूत हैं वो क्या मिल रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं, राजीव रंजन सिंह जी। राजीव जी, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में भूचाल आ रहा है। एक के बाद एक जो है कोई ना कोई नेता सुर्खियों में बना हुआ है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है किसी खास मुद्दे के साथ ही, किसी खास कारण की वजह से हो रही है। क्या इस वक्त पूरा प्रकरण चल रहा है, आपसे समझना चाहेंगे पहले। देखिए पूजा, जिस तरीके से जो मामले हैं उस मामले को अगर देखा जाए, खास करके जांच एजेंसियों की नजर से देखा जाए, तो जांच एजेंसियों का कहना है कि जो शिकायतें आई हैं और जो मामले सामने आए हैं ऑडिट के बाद, इसी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है उस बात को ये भी देखा जा सकता है कि बीजेपी के कई नेताओं पर जो पहले से भी जांच चल रही थी वो अभी ठंडे बस्ते में है। लेकिन नए नए जो चीजें हैं, खास करके एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, वो उसके नेता जो जांच के दायरे के और घेरे में आ रहे हैं। हालांकि एक नियमों के हिसाब से देखा जाए या जांच एजेंसियों के हिसाब से देखा जाए, जांच एजेंसियों का पक्ष देखा जाए, तो जांच एजेंसियों का कहना है कि जो दस्तावेज मिले हैं वो दस्तावेज यशवंत जाधव के खिलाफ हैं और पिछले 5 सालों से जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरमैन रह चुके हैं और उस अध्यक्ष के पद पर कई सारे चीजों की अनियमितता देखी गई है। जो टेंडर प्रोसेस था उसमें भी कई सारी चीजें बातें सामने आई है कि जो फर्जी कंपनियां यानी कागज पर बनाई गई कंपनियों को ही कई सारे वर्क अलॉट किए गए हैं और वहां से पैसे साइफन किए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आनन फानन में या तुरंत
शुरू क्यों हुआ, क्योंकि कुछ साल पहले भी देखा गया है कि कई और जो नेता थे खास करके उन पे भी कई बार ईडी और बाकी इनकम टैक्स की जांच थी, लेकिन वो अभी ठंडे बस्ते में चल जा चुका है, उसे ध्यान में नहीं दिया जा चुका है। लेकिन अचानक से, क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव भी है और कई सारी चीजें धीरे धीरे सामने भी आ रही हैं। हालांकि इस मामले को उठाने के लिए बीजेपी के कई नेताओं ने कुछ दिनों पहले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि यशवंत यादव और उनकी पत्नी यामिनी यादव ने किस तरीके से उलटफेर किया है और क्या क्या चीजें हैं वो सामने उनके आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों के आधार पर या दो दस्तावेज थे, खास करके जो ऑडिट के बाद जो आयकर विभाग को जो दस्तावेज मिले थे, उस दस्तावेज के आधार पर ये जांच चल रही है। अभी भी आयकर विभाग की टीम जो यशवंत यादव के दोनों घरों पर है, उनके दफ्तरों पर है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उन्हें जो शिकायतें थी या जो ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें रिपोर्ट में उन्होंने कितनी सत्यता पाई है। लेकिन अनुमानतः देखा गया है कि जो भी टेंडर किए गए हैं अस्थायी कमेटी के जो अध्यक्ष की तरफ से, उसमें कहीं अनियमितता दिख रही है, क्योंकि उन अनियमितता के आधार पर ही ये जांच चल रही है। खास करके जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, जो ड्रेनेज क्लीनिंग के काम थे, जो जिसमें ऑन और ऑफ द वो वर्क दिए जाते हैं, लेकिन उसमें टेंडर क्या प्रोसेस भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन कंपनियों को दिया जाना जिन कंपनियों से इनके फायदेमंद है या जो इन कंपनियों के किसी तरह से लिप्तता थी, वो जांच के दायरे में आए हैं और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस मामले में यशवंत यादव और उनकी पत्नी यामिनी यादव कितनी जरूरत से जुड़ी हुई हैं और आगे के मामले में और कौन कौन से लोग इसमें संलिप्तता है। जी पूजा। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विनोद वाघ जी हमारे साथ बीजेपी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका कार्यक्रम में। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ शिवसेना की तरफ से जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल विनोद जी आप ही से, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, सवाल सीधे तौर पर बीजेपी और साथ ही केंद्र पर उठ रहे हैं कि बदले की भावना के तहत ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी के लीडर्स पर किसी तरह के एलिगेशन लगते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सब ठंडे बस्ते में चले गए हैं, बजाय नए नए यहाँ पर नेताओं का नाम आ रहा है, नए नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। क्या वजह? यानी यहाँ पर जो लोगों ने गलत कुछ यहाँ पर काम किया है उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी। और यशवंत यादव जी ने जो कुछ मुंबई महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर से लेके जो कुछ उन्होंने वहाँ पर चीटिंग की है या जो कुछ लोगों से वहाँ पे उन्होंने पैसा वसूल किया है, उनके बारे में उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई हुई है। अब जो लोग गलत करेंगे तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी भी पार्टी के रहो। अगर वो कोई गलत काम नहीं करते तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर इस राज्य में कोई भी गलत काम करेगा तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, फिर वो किसी भी पार्टी के रहो। और यशवंत यादव ने गलत काम किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर लोगों की लाइन उनके घर पर, उनके दफ्तर पर लगी रहती थी। जो कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसे देंगे, उनकी पार्टी को पैसा देंगे, उनको ही वहाँ पर काम मिलते थे। जिन कॉन्ट्रैक्टर लोगों को ब्लैक लिस्ट में नाम आए हैं, उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को बार बार काम मिलते थे। इन सब बात की इंक्वायरी करके उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है संजय जी, कार्रवाई होने दीजिए। अगर कुछ नहीं किया तो फिर जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ऑडिट होने दीजिए। फिर किस तरह की आपत्ति और फिर क्यों इतना एतराज जताया जा रहा है? नहीं पूजा जी, मैं सबको पहले भाजपा की क्रमोलॉजी संभालता। ऐसा है, भाजपा जो आज सत्ता में है, चाहे केंद्र में चाहे देशों में हो, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है किसी तरह से भी हमें सत्ता पर। आप देखिए इनका चरित्र, देखिए चरित्र किस तरह का चरित्र का है। पश्चिम बंगाल में जो स्कैम में जुड़े होते हैं उनको अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं और उसको स्वच्छ हो जाते हैं। इनके यहाँ पार्टी ने आके सरकार जी। अब आप आइए 2014 में जब शिवसेना भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी पर सीटें नहीं थी। एनसीपी ने कहा कि मैं बाहर से समर्थन दे रहा हूँ आपको, तो इन्होंने बाहर समर्थन लेकर सरकार बना दी। ठीक है, अभी आप जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हैं उससे 2 दिन के फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने 2 दिन के लिए, वो एनसीपी का समर्थन लेकर बने थे, वो मुख्यमंत्री बने थे। और बराबर मैंने देखा, मैं चैनलों में बैठा हूँ, मैं देख रहा था सब जो लेटर था जिसमें सभी विधायकों सिग्नेचर थे, उसमें माननीय देशपाल सिग्नेचर थे और नवाब मलिक जी के भी सिग्नेचर थे। तो उसको हिला कह रहा था मुझे समर्थन मिल गया है और मैं इस समर्थन से मैं सरकार मैंने बना ली है, तो सरकार मेरी 5 साल चलेगी। अजीत दादा पवार के भी मुकदमे इन्होंने वापस ले लिए। तो दिक्कत ये यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है
कि जो इनके साथ आ जाते हैं वो सब छवि के हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हिंदुत्ववादी, हो जाते हैं राष्ट्रवादी, हो जाते हैं। जो इनको समर्थन नहीं देते हैं उनके लिए एनसीबी, सीबीआई और ईडी खड़ी रहती है। उदाहरण समझ लीजिए, मतलब बदले की भावना के तहत सब कुछ हो रहा है, खास एजेंडा बना के और खास उसको क्रिएट करके ये सब हो रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने इसीलिए उदाहरण आपको दिया है कि एनसीपी का समर्थन इनको मिल गया होता बाई चांस तो सरकार आज उद्धव ठाकरे जी की नहीं होती, आज इनकी सरकार चल रही होती तो अनिल देशमुख जी और नवाब मलिक जी फिर तो स्वच्छ छवि के आदमी होते हैं। लेकिन जैसे सरकार इनकी नहीं बन पाई, सरकार खींच गई, अब तो इनकी छटपटाहट है, घबराहट है, सरकार बनाने की जल्दबाजी है। तो इससे देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो क्या दिखाना चाहते हैं कि साहब जो हमारे जो भ्रष्ट के नेता है वो सब भ्रष्ट है, तो इनके यहाँ जो है नेता वो सब करा लेते हैं। तो ये जो मानसिकता पैदा की जा रही है, ये मैं समझता हूँ इस मानसिकता का कोई औचित्य न, इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। आप जांच करनी है, आप बिल्कुल जांच करिए, सीबीआई जांच कराइए, एनसीबी लगाइए। गुजरात में करोड़ों रुपए का मिलता है, क्या समझ होती है इसमें, किसका करोड़ रुपए का काम आ रहा है, 5 ग्राम 2 ग्राम के लिए आप मुंबई में लोगों को मारते घूम रहे हैं, तो क्या मतलब इसका? जहाँ पे आपको लंबी मात्रा में ड्रग्स मिल रही है, कोर्ट में ड्रग्स मिल रही है, वो कोर्ट किसका था? तो उस कोर्ट मालिक से पूछना चाहिए था कि आई कहाँ से, कैसी आ रही है। लेकिन नहीं, आप महाराष्ट्र में दिखाना है कि सब हम सब छवि के हैं, तो बाकी जो नेता है वो सब भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है, अगर जो साथ मिल गए वो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए और जिन्होंने साथ नहीं दिया उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बात महाराष्ट्र में हो रही उथल पुथल की हो रही है, एक के बाद एक जांच एजेंसियां कड़ी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद और राजनीतिक स्वार्थ के साथ की जा रही है। विनोद जी, आपसे सीधा सा सवाल है, जैसे अभी आरोप लगाया संजय जी ने और कहा कि जो आपके साथ मिल जाते हैं वो पाक साफ छवि के हो जाते हैं, अन्यथा बाकियों पर कोई ना कोई दोष और लांछन लगता रहता है। लेकिन नरेंद्र मेहता पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच ठंडे बस्ते में क्यों? आखिरकार उन पर फिर जांच कैसे रुक गई? दोषी तो सभी एक बराबर हैं सबके लिए। विनोद जी, आवाज मिल रही है? हाँ। अगर हमारे साथ में रहने वाला कोई आदमी गलत काम करता होगा, बीजेपी का कोई नेता गलत काम करता होगा, तो इनकी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, उन्होंने यहाँ पर इंक्वायरी करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हम उनको कभी रोकेंगे नहीं। हमारे तो आप आवाज भी नहीं उठाते ना उनके लिए, जैसे आप बाकियों के लिए मुखर होके बोल रहे हैं, तो अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी आप बोलिए कि अगर वो गलत है। अगर कोई नेता गलत काम करता है तो हम बोलेंगे ना। हमारा नेता कोई गलत काम करता है तो उन्होंने बोलना चाहिए कि इनका ये नेता गलत काम करता है, उन्होंने आवाज उठाना चाहिए। अगर जब हम उनका समर्थन करेंगे तब उन्होंने बोलना चाहिए कि गलत लोगों का ये समर्थन कर रहे हैं। दुख तो हमें इस बात का हो रहा है कि जो मुंबई बॉम्ब स्फोट में जो लोग शामिल है, दाऊद तरीके का नाम उसमें आता है और दाऊद तरीके के साथ जिससे संबंध है वो नवाब मलिक जी के साथ में खड़े रहने के लिए महाराष्ट्र की सरकार खड़ी रह रही है, उनको सपोर्ट यहाँ पर कर रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़े दुख की बात यहाँ पर है। अगर देश के स्वाभिमान के साथ, देश की राष्ट्रीय एकात्मता के साथ, राष्ट्रीय भक्ति के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और नवाब मलिक दाऊद के साथ उनका अगर वहाँ पे कोई कनेक्शन है तो उस नवाब मलिक को बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी सामने आती है। सबसे बड़ी दुख की बात यहाँ पर है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के समझना चाहिए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। नवाब मलिक ने कुछ गलत नहीं किया है तो ठीक है, कोर्ट है यहाँ पर, कायदा कोर्ट और कानून उनका काम करेगा। वो निर्दोष रहे तो निर्दोष साबित हो जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और उस बात का समर्थन इन लोगों ने करना नहीं चाहिए था, मगर ये लोग उस बात का समर्थन कर रहे हैं और इसकी सब पब्लिक ये सब जानती है। पब्लिक इसका नतीजा उनको जल्दी बताने वाली है। ठीक संजय जी, अगर किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है तो ऑडिट होने दीजिए, फिर क्यों एतराज किया जा रहा है? और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी नेता पर शक होता है, आपको लगता है कि वो गड़बड़ कर रहा है, तो आप भी आवाज उठाइए, आप बोलिए कि जांच करवाइए। स्वतंत्र जांच है सबकी, कोई भी करवा सकता है। मेरी बात करूं, मैं जवाब नहीं दिया बाग जी ने। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से एक बार पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब शिवसेना भाजपा अलग अलग चुनाव लड़े थे, एनसीपी ने उनको समर्थन दिया था, समर्थन लेकर उन्होंने सरकार बना ली थी। वो तो बाद में शिवसेना ने समर्थन देकर सरकार 5 साल चलाई।
तो जब एनसीपी का समर्थन लिया था तो नवाब मलिक जी राष्ट्र विरोधी नहीं थे क्या? जो आज राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है इनको, उस समय राष्ट्र विरोधी नहीं थे। ये आधे दो दिन के मुख्यमंत्री बने थे फडणवीस जी, और लेटर हिला रहे थे सब पूरे मीडिया चैनलों में, साहब मुझे पूरे विधायकों का समर्थन है, मुझे पूरे विधायकों का समर्थन है और सरकार हमारी 5 साल चलेगी। तो उस समय इनको नहीं दिखाई पड़ रहा था कि अनिल देशमुख जी भ्रष्टाचारी हैं या पूरी एनसीपी भ्रष्टाचारी है या और भी जो भ्रष्टाचार के जो फैला रहे हैं। आज नवाब मलिक जी इनको भ्रष्टाचारी लगने लगे, आज राष्ट्र विरोधी लगने, क्यों कि इनकी सरकार में शामिल नहीं हुए। जो चूंकि सबसे ज्यादा प्रखर विरोध अगर किसी ने किया था उस समय सरकार बनने का 2 दिन में, तो सबसे ज्यादा नवाब मलिक जी ने किया था। तो नवाब मलिक जी को इसलिए जो मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूँ, राजनीतिक विद्वेष से जो घटनाएं घट रही है, ये इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अब इनसे पूछे इन्होंने समर्थन लेके सरकार क्यों बनाई, 2 दिन के मुख्यमंत्री क्यों बने थे? अगर समर्थन हो गया होता तो शायद आज माननीय उद्धव ठाकरे की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, बिल्कुल, और सरकार चल रही होती। तो नवाब मलिक जी और अनिल देशमुख जी के क्या क्यों आरोप लगाए होते इन्होंने? मैं इनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इनसे पूछ के देख लीजिए। विनोद जी जवाब दीजिए एक बार। मलिक का नाम बीजेपी के कोई नेता ने लिया नहीं। इकबाल कासकर जो ईडी के कस्टडी में है, जो ईडी के अंदर है, नवाब मलिक जी का नाम आपके इकबाल कासकर ने लिया किया था, वो 3 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस ने गलत किए। सुनिए जरा, आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैं टोक रहा हूँ आपको। नहीं, मैं टोक रहा हूँ। 3 महीने पहले कोई लीडर ने लिया नहीं उनका नाम। 3.5 महीने हाइड्रोजन बम के नाम से ईडी को कागज देने देवेंद्र फडणवीस जी हैं। मैं इसी बात कह रहा हूँ आपसे, देवेंद्र फडणवीस जी ने नाम दिया इस बात का समर्थन आप कर रहे हैं, सबसे बड़े निंदनीय बात है। आपने तो इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप तो सबसे बड़े निंदनीय है कि आप पीटीसी भी समर्थन लेने के लिए आपको घबराहट नहीं होती है। नहीं, आपको पीटीसी और बिहार सरकार गिरा के सरकार बनाने में आपको शर्म नहीं आती है, विधायक छोड़ सरकार बनाने में आपको शर्म नहीं आती है। गोवा में सरकार, आप एक कम विधायक थे, कांग्रेस ज्यादा विधायक थे, आपने तोड़ फोड़ करके सरकार वहां बना ली। आप सरकार बनाने का इतिहास कायम कर रहे हैं ना इस देश में। आज से पहले ना इसी सरकार पार्टी होगी जितने 10 कानून की धज्जियां उड़ाई है, उसका नतीजे ठीक है, विनोद जी से जवाब ले लेते हैं एक बार। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए उस बात का। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। जो गंदगी फैला रहे देश में, करने वाले लोगों का देश को गंदा किए दे रहे हैं, देश जो संविधान खत्म किए दे रहे हैं, गंदगी तो आपको देश पूरा बेचे दे रहे हैं। आज सारा बेरोजगारी कहाँ बढ़ गई, महंगाई कहाँ बढ़ गई, आपको याद है? पता है आपको महंगाई कितनी बढ़ गई है? कभी जाते सब्जी लेने जाइए, पेट्रोल लेने जाइए तो मालूम चलेगा आपको कि गरीब आदमी, मध्यवर्गीय आदमी कैसे जिंदा रह रहा है, के लिए आप कैसे जिंदा रह रहा है। ठीक है विनोद जी, जा रहे हैं आप। संजय जी ने जो सवाल पूछा सीधे तौर पर उसका जवाब, और साथ ही साथ आखिरकार क्यों बार बार जब भी कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो कटघरे में जो भी सत्ता में सरकार होती है उस पर यह आरोप लग जाता है कि वो कठपुतली की तरह सबसे काम करवा रही है। उसी के कहने पर, उसी के करवाने पर ही ये सारी जो एजेंसियां हैं वो लग जाती हैं किसी के भी पीछे, जब कोई भी पार्टी किसी का साथ नहीं देती है। ये राजनीतिक जो द्वेष की भावना है, जो राजनीति में किसी खास मकसद से एक दूसरे के पीछे जब पड़ जाते हैं, कहा जाता है कि वो क्यों आखिरकार? आप साथ ले, हाँ, जब राज्य की पुलिस, जब नारायण राणे जी केंद्रीय मंत्री होकर उन्हें अरेस्ट करती है, हालांकि उनका कोई बड़ा अपराध नहीं था, जब वो गलत काम नहीं करती थी, जो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके नारायण राणे जी को वहां पर अरेस्ट नहीं किया, इन्होंने जो किया वो सब कुछ सच है। और जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो गलत ढंग से हो रही है, राजनीति की जा रही है, ऐसा ये यहाँ पर अभी बवाल उठा रहे हैं। तो जब खुद के ऊपर आती है तब आदमी ने सोचना चाहिए कि दूसरे के साथ अपन कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र में तुम सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत सारे नेताओं को अटकाव वहां पर कर रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं, गलत तरीके से उनको वहां पर अरेस्ट कर रहे हैं। अभी जो किरीट सोमैया जी इनके बार बार भ्रष्टाचार इनके मंत्रियों के निकाल रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये सही ढंग से कर रहे हैं, संविधान को मायने रखते हुए ये कर रहे हैं। संजय जी, जांच से कह रहे हैं डरिए मत, अगर कुछ नहीं किया तो जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप करने दीजिए एजेंसियों को जांच पड़ताल। महाराष्ट्र में सरकार बिल्कुल कायदे चल रही, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रही है। देखिए बीएमसी पर कोई पहली बार नहीं है इस तरीके के आरोप, या बीएमसी में इस तरीके के गबन का ये कोई पहला मामला या विवाद नहीं है, इसीलिए जांच का विषय है।
क्योंकि सबसे ज्यादा करोड़ों करोड़ का यहाँ पर बजट आता है, तो ऑडिट होने दीजिए, कितना पैसा कहाँ लगा, कागजों में क्या दिखाई दिया, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। आम जनता को भी पता होना चाहिए ना कि डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए कितना पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। कल माननीय आदित्य ठाकरे जी उत्तर प्रदेश के उन्होंने दौरा किया। अब बीजेपी को घबराहट लग रही है कि ऐसा ना हो कि आदित्य ठाकरे जी पूरे प्रदेश में दौरा करना शुरू कर दें, पूरे देश में दौरा शुरू कर दें। अब इनको जो घबराहट जो लग रही है, इस घबराहट का जवाब कैसे दें? तो जिनके पास जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो इनकी उस पर चल रही हैं, उन केंद्रीय एजेंसियों को तुरंत इन्होंने लागू किया। यूपी में चुनाव है, ये दिखाना चाहते हैं साहब कि शिवसेना भी साहब ईडी गिरफ्त में है, आईटी गिरफ्त में है, उनकी गिरफ्त में है। जो चुनाव इस तरह से जीतना चाहते हैं, ये समय बदल गया है अब इस तरह। चलिए, चुनावों की स्ट्रैटेजी है, आपका ये मानना है कि चुनावों का असर जो है इस पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों को, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में। हालांकि अब जांच का विषय है, जांच हो रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कहां पर घोटाला और कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।